हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड n प्लस l रूल। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अब्बा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव एंड हुंस रूल। जिन्होंने वो लेक्चर देख लिया तो वो इस वाले लेक्चर को कर सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें हम s, p, d और f की शेप के बारे में भी देखेंगे और देखेंगे नोड, एंटी नोड, डीजेनरेट ऑर्बिटल और n प्लस l रूल को भी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अभी हम देखने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स होती कैसे है। तो इससे पहले हमने लेक्चर करा था वो अब्बा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव एंड हुंस रूल, और उससे पहले करा था क्वांटम नंबर्स। तो आज देख रहे हैं शेप, ऑर्बिटल्स की शेप्स देख रहे हैं। ऑर्बिटल्स का बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि क्वांटम नंबर ने बताया था वो हमने पढ़ लिया। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के रूल कंडीशंस क्या थी वो पॉली एक्सक्लूजन, हुंस रूल और अब्बा प्रिंसिपल में देख चुके हैं। अब ऑर्बिटल दिखता कैसे, कैसी उसकी शेप है वो हम देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इस लेक्चर के बाद सिर्फ और सिर्फ शायद हमारे कुछ ही टॉपिक्स बचेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप वाइज होगी, एक्सेप्शनल केसेस, सब कुछ करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो पहले स्टार्ट होते हैं एस ऑर्बिटल्स। पहले हम कर रहे हैं एस ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो शेप क्या होती है, स्फीयर। क्या होती है, स्फीयर शेप। तो देखना यहाँ पे हम 3D शेप भी पढ़ेंगे। स्फीयर क्या शेप होती है, शेप पता होनी चाहिए, स्फीयर। और ऑर्बिटल डायग्राम देखो, ऑर्बिटल का छोटा सा ही होता है एस ऑर्बिटल। क्या होता है एस। अब एस दिखता कैसे है, 1s हम पढ़ के आए थे अब्बा प्रिंसिपल में, उन्होंने सीरीज दी थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, 1s 2s 2p 3s इस टाइप से। तो 1s 2s 3s 4s क्या सबकी शेप सेम होती है? तो आंसर है नहीं, इन सबकी शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होती है। 1s और 2s देखो लिखने के लिए तो हम स्पेयर लिखेंगे, बट एक्चुअली में 3D में उनकी शेप में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क है वो देखते हैं। तो पहला स्टार्ट हो रहा है 1s। तो जो 1s का जो शेप होती है ये होता है हमारा न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऐसे डॉट डॉट फॉर्म में चारों तरफ। तो ये जो शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं ये डॉट डॉट क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड टॉपिक था एक। ये हमारा है 1s की शेप। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दे ताकि कई बच्चों को दिखे ना, क्या पता। तो ये हमारी शेप जो है ये है 1s। तो ये 1s की शेप है, जो सेंटर में व्हाइट कलर का ये है न्यूक्लियस, और बाहर जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, 1s की शेप ये रही, स्फीयर शेप जो कि हमने लिखा है। अब 2s की कैसी शेप होती है, 2s एग्जाम में पूछा जाता है, 2s 3s 4s, और साथ के साथ इनमें नोड्स और एंटी नोड होते क्या है, एक नई टर्म्स आएगी आपके लिए। तो देखते हैं, ये 1s की शेप है। अगर मैं 2s की बात करूं, देखो 2s यहीं पे लिख लेते हैं 2s। 2s की अगर हम शेप ड्रॉ करें तो पहले देखो हम इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं यहाँ पे। ये तो हमारी 1s की शेप थी, किसकी थी, 1s की। 2s की अगर शेप देखी गई जब प्रैक्टिकली, ये सब चीजें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद क्वांटम वर्ल्ड में जब एंट्री करोगे आप, तो वहाँ पे वेव फंक्शंस होते हैं, उनसे ये सारी शेप्स ड्रॉ हुई है। ये हम खुद से नहीं बना रहे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये वेव फंक्शन से सब कुछ ड्रॉ हुआ है, एक स्फीयर शेप। ठीक है, क्या ये स्फीयर, तो थोड़ा सा ये लग रहा था। ठीक है, स्फीयर शेप है। तो अब ये 1s है, तो 2s कैसे होता है, 2s देख लो। 2s की शेप क्या होती है, ये होती है 2s की शेप, ये पूरी। तो इन 1s और 2s में फर्क क्या है, तो 1s में एक स्पेयर था, 2s में एक स्पेयर के बीच में कुछ खाली एम्प्टी स्पेस है, और उसके ऊपर फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये डॉट डॉट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। और ये जो बीच में एम्प्टी स्पेस है इसको बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है, नोड। और नोड होता है क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो। जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो उसको नोड बोला जाता है। तो दिख रहा होगा ये बीच में जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ये क्या है, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोला जाता है, नोड। और इस नोड का नाम क्या है वो भी लिख लेते हैं। इस नोड का नाम है स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड।
एक स्पेयर से बना है सिर्फ, इसलिए स्पेरिकल नोड भी बोला जाता है। एंट्रेंस वगैरह में ये पूछा जाता है एंट्रेंसेस में कि हाउ मेनी स्पेरिकल नोड इन 3s 4s 5s ऐसे 3p 4p, ठीक है। ये सब चीजें अभी हम देखने वाले हैं। इसको क्या बोला जाता है? नोड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसे नोड बोलते हैं, और इस नोड का नाम है स्पेरिकल नोड, और दूसरा इसका नाम है रेडियल नोड। किसी भी नाम से आ सकते हैं। तो कोई पूछे हाउ मेनी स्पेरिकल या फिर रेडियल नोड इन 2s, तो आंसर आ रहा है ये पूरा एक नोड है 1। तो कितने स्पेरिकल और रेडियल नोड है यहाँ पर? 1। कितने हैं? 1। तो कोई पूछे व्हाट इज नोड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 0। जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और देख लेना, एंटी नोड। एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक है। एंटी नोड क्या होता है? इसका अपोजिट। प्रोबेबिलिटी क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम ना बोल सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, या बोल सकते हैं वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं एंटी नोड। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं जैसे कि ये रीजन और ये सब क्या होगा? एंटी नोड। पूछ सकते हैं एंटी नोड, नोड तो आता ही आता है, एंटी नोड भी पता होना चाहिए। जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो एंटी नोड होता है, और जहाँ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स मिलने की 0 हो वो नोड। नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस नोड पे आते हैं, एंटी नोड तो जस्ट लिखा है यहाँ पर, तो क्वेश्चंस आते हैं नोड। तो नोड का मतलब क्या है? जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। और यहाँ पे जो नोड बन रहा है उस नोड का नाम है क्या? स्पेरिकल और रेडियल नोड। तो कितने स्पेरिकल नोड है 2s में? 1, और 1s में एक भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 1s की शेप ये रही और ये रही 2s। अगर मैं 3s की बात करूं तो यहाँ पे तो ड्रॉ नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको नोट करें। तो अब आते हैं 3s। तो 3s में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और आ जाएगा एक्स्ट्रा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक और एक्स्ट्रा। तो पहले से नोट करें, हम आते हैं 3s पे। तो ये शेप सारी 3D वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पी की भी देखेंगे, इस टाइप की जो शेप्स है, पी कैसी शेप्स बनाता है इस टाइप में। तो आपने तो सबने पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी, तो वो देख लेंगे हम यहाँ पे। तो ये है हमारा 2s। अब आते हैं 3s की, तो नोट करना इंपॉर्टेंट है। 3s की अगर मैं बात करूं, 3s देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ये थी हमारी 1s की शेप। ये किसकी होती थी शेप? 1s की, स्पेयर। सबको स्पेयर ही बोलते हैं शेप का नाम। 2s की बात करें, ये 2s की शेप है। डॉट डॉट यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तो थोड़ा सही से बनाना है, गैप दिखना चाहिए अच्छे से। ये है किसकी? 2s। अब आ रही है बारी यहाँ पे 3s की शेप्स। तो ये होती है हमारी 3s की शेप, शेप ऑफ 3s ऑर्बिटल्स। तो 3s में कितने नोड्स है? हाउ मेनी नोड्स इन 3s ऑर्बिटल? तो आंसर आ रहा है 2। और नेम है उनका स्पेरिकल और रेडियल नोड। तो ये 3s की शेप है। इस शेप में हमें दिख क्या रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 2 नोड आ रहे हैं, एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। नोड क्या होता है? जहाँ पे वो एम्प्टी स्पेस, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, इनको नोड बोलते हैं। और इस नोड का नाम क्या है? स्पेरिकल नोड। स्पेरिकल, या आप बोल सकते हो रेडियल नोड। रेडियल नोड। और कितने यहाँ पर? 2, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। एग्जाम में पूछा जाए 3s में, 3s ऑर्बिटल में कितने स्पेरिकल और रेडियल नोड होते हैं? तो आंसर कितना आ रहा है? 2। लास्ट में मैं जनरल फॉर्मूला भी बता दूंगा कि जनरल फॉर्मूले से भी हम कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट बिना शेप ड्रॉ करे भी कि किसमें कितने नोड्स होते हैं। वो लास्ट में देखेंगे पूरा टॉपिक कवर करने के बाद, ताकि जब क्वेश्चन आए हर बार हम शेप से नहीं ड्रॉ करने ना, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कितने नोड्स होते हैं, कॉन्सेप्ट से भी पता होना चाहिए और फॉर्मूले से भी। तो ये होता है 3s की शेप, और ये थी हमारी 1s एंड 2s। तो 1s और 2s क्लियर हो गई होगी। 1s ये रहा स्पेयर, उसको भी स्पेयर बोलते हैं, बट उसमें बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसको नोड बोलते हैं, और इस नोड का नाम है स्पेरिकल और रेडियल नोड। और एंटी नोड क्या होता है? जब प्रोबेबिलिटी मिले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी बताए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। तो इसको नोट करना, ये 1s 2s और ये था
3s। इसी टाइप से आप 4s और 5s की शेप ड्रॉ कर सकते हो। एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा, बीच में एक और नोड दिखता जाएगा। तो ऐसे आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। तो पता होना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन कि स्फीयर एक्चुअली में दिखती कैसे है। तो ये तो थी s की शेप, किसकी थी, s ऑर्बिटल की शेप। अब आते हैं p कैसा दिखता है, देखते हैं p कैसा है। ये तो बना लिया हमने 3D में, अब बारी आ रही है p ऑर्बिटल, तो इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं p ऑर्बिटल्स पे। अगर p ऑर्बिटल की बात करें तो p की क्या शेप होती है, डंबल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डंबल शेप। तो सेकंड आ रहा है p ऑर्बिटल्स। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, ठीक है, किसकी, शेप की, शेप्स, तो बोला जाता है उसे डंबल शेप। जिम वाला जो डंबल होता है ना, दोनों तरफ से वो थोड़ा मोटा होता है, बीच में से पतला, तो उसी टाइप की शेप्स होती है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। देखेंगे कैसी होती है, डंबल शेप। और पी का जो ऑर्बिटल्स डायग्राम होते हैं छोटा सा, ये पी के, ठीक है, हम पढ़ के भी आए, क्वांटम नंबर में भी पढ़ा, ये पी ऑर्बिटल होता है, पी का फर्स्ट, पी का सेकंड और पी का थर्ड। इनके भी नाम है, इसको बोला जाता है पी एक्स, याद रखना, इसको पी वाई और पी जेड। एक्स वाई जेड यहाँ पे एक्सिस है, क्या है, एक्सिस। अब इनकी देखो शेप्स कैसी होती है, पहले हम बेसिक शेप देखते हैं, एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर 3D वाली भी देखेंगे। अभी जैसे बनाई थी ना इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहले पी एक्स का मतलब क्या होता है देख लो। तो एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं हम, पी एक्स पहला, दूसरी बनाएंगे पी वाई, और थर्ड है पी जेड। एक्स वाई, पी एक्स का मतलब होता है जो लोब्स होते, देखो ये पी ऑर्बिटल। डबल डंबल शेप का मतलब क्या है, पहले तो पी कहां से स्टार्ट होता है, याद होगा हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ के आए, S1 से स्टार्ट होता है सबसे छोटा, पी जो स्टार्ट होता है वो 2p से। किससे, 2p। जो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं वो 2p वाला ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे छोटा जो p ऑर्बिटल होता है वो 2p होता है। 3D में भी देखेंगे, अभी यहाँ पे देखते हैं। px का मतलब होता है जो उसके जो डायग्राम है वो ऐसा होता है, x पे लाई करता है, इसे बोलते हैं डबल डंबल। ये बना कैसे देखते हैं अभी, ठीक है, ये होता है क्या, सॉरी डबल डंबल नहीं, डंबल शेप। क्या बोलते हैं इसे, डंबल शेप। इसका मतलब भी क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये होता है क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। px इसलिए बोला गया है, तब ऑब्जर्व करा गया बाय कैलकुलेशन वेव फंक्शन के थ्रू। तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इस फॉर्म में, इस फॉर्म को बोल दिया डंबल, बीच में से पतला और साइड से मोटा, इसी को बोला जाता है डंबल शेप। क्या बोला जाता है, डंबल शेप। या सेंटर में क्या है इसका, न्यूक्लियस, और ये डॉट डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस शेप को डंबल बोला जाता है। पी एक्स का पहला मतलब एक्स पे इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लाई कर रहा है, ये क्या है, पी एक्स वाला। पी वाई का मतलब, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किस पे लाई कर रहे हैं, वाई पे, ठीक है। आप डॉट डॉट करके कर सकते हैं, हम 3D में देखेंगे अभी। और Z का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहां पे लाई करेगा, Z एक्सिस। कहां पे लाई करेगा, Z एक्सिस। अब Z एक्सिस है कहां, तो नोट करके देख लेते हैं यहाँ पे एक्सिस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। एक्सिस तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इसमें से आप कोई सा भी एक्स ले सकते हो, कोई सा भी वाई ले सकते हो, कोई सा भी जेड। ऐसा कुछ नहीं होता कि राइट वाला ही एक्स लेना है या लेफ्ट वाला वाई लेना है या ऊपर वाला जेड। एक्सिस का मतलब होता है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आप अपने रूम के कॉर्नर वाली वॉल पे देखो तो कॉर्नर में आपको तीनों एक्सिस दिख रहे होंगे। अभी भी जहाँ पे आप क्लास ले रहे हो, बैठे हुए, तो अपने रूम के कॉर्नर में देखना, तीनों एक्सिस आपको जाते हुए दिख रहे होंगे। उसमें से कोई सा भी आप एक्स कंसीडर कर सकते हो, कोई सा भी वाई और कोई सा भी जेड। ऐसा नहीं है कि राइट वाले एक्स लेना है या ऊपर वाला वाई, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सिस का मतलब है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। 3D में कोई एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता। किसी के लिए कोई एक्स है तो अगर डायरेक्शन बदल लो तो किसी के लिए कोई और वाई हो जाता है या कोई और एक्स। तो ये एक्स हमने ले लिया था वाई, तो अब अगला आ रहा है जेड एक्सिस। जेड को अलग से ड्रॉ करना है, ये आपकी मतलब मर्जी है, या ऐसे ड्रॉ कर लो एक्स जेड, ठीक है। अलग से ड्रॉ करना है तो अलग से भी कर दो, ये लो, कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी एक्सिस। ये रहा जेड, कुछ बुकों में ऐसे भी होता है, ठीक है। तो जेड एक्सिस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पे लाई कर रहा है, ऐसे जेड, ये न्यूक्लियस है। तो ये डंबल शेप होती है एक्स वाई और जेड की। इनका एक्चुअल में मतलब क्या है वो तभी देखेंगे एग्जाम्स में। जो आप अगर स्कूल के एग्जाम में होता है तो वहां पे इतनी फिगर बनाने से ही पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, बट आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए 2p 3p 4p दिखते कैसे।
पहले बात करते हैं हम 2p की, फिर ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। याद रखना एक्सिस आप कहीं भी लिख सकते हो, एक्स वाई ऊपर नीचे जेड, बट याद रखना एक्स में एक्स पे ही बनाना है, वाई में वाई पे ही बनाना है। इसको अगर मैं ऐसे भी लिखता, ठीक है, जेड जेड एक्स, तो लॉब्स यहाँ पे आता। और ये मत सोचना ये और ये एक ही है, वो एक्स एक्सिस है और वो जेड, ठीक है, एक्सिस एक्सिस का फर्क होता है बस, बाकी सब कुछ क्या है सेम। तो यहाँ पे याद रखना x का मतलब x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y मतलब y एक्सिस पे, और z मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड z एक्सिस पे आ रहे हैं। ये थे डंबल शेप। अब एक्चुअली में कैसे दिखते हैं 2p की शेप, और यहाँ पे कौन कौन से नोड्स है और कैसे दिखेंगे वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2p 3p, 3p वाला तो बहुत बार आ भी रखा है, 3p और 4p एंट्रेंसेस में। तो 2p की अगर मैं बात करूं तो देखो ये न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर मैं बनाऊं तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लाउड। तो ये 2p की शेप है, ये किसकी है, ये होता है रियल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसी शेप दिखती है, जिसको हम अगर मैं उठा के यहाँ से लाऊं तो ये x एक्सिस पे मतलब px वाला, y एक्सिस मतलब py वाला, z का मतलब pz वाला। आप चाहे उसमें डॉट डॉट करके कर लो या फिल कर लो या नॉर्मल छोड़ दो, मतलब एक ही है। ये होता है रियल में 2p की शेप। क्या है ये 2p, ये जो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, व्हाइट वाला जो है वो न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस। तो अलग कलर से लिख लेते हैं। अब पूछा जाएगा क्या इसमें भी नोड होते हैं, नोड होता है क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। हाँ, अगर मैं सेंटर न्यूक्लियस की तरफ जाऊं तो दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती जा रही है, कम होती जा रही है बिल्कुल। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना ज्यादा है, पर जैसे ही मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, न्यूक्लियस की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 0। तो ये एक नोड कहलाता है, एक जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं हम नोड। और नोड होता है क्या, अभी भी पढ़ा हमने, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0। क्या हो, प्रोबेबिलिटी 0, उसे नोड बोलते हैं। अब इस नोड का नाम क्या है, इस नोड का नाम है, लिख दूं क्या ये पर, चलो ठीक है, इस नोड का नाम है प्लेनर नोड। क्या नाम है, प्लेनर नोड। तो मैं आपसे इसका नाम प्लेनर नोड ही बोलूंगा, नोड तो कॉमन हो जाएंगे ना, स्फेरिकल भी थे, प्लेनर अलग। तो ये प्लेनर नोड बोलते हैं इसको। नोड का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, और इस नोड को क्या बोलते हैं, प्लेनर नोड। उसमें क्या था, स्फेरिकल और रेडियल नोड। कुछ बुकों में प्लेनर नोड का दूसरा नाम भी होता है, मैं बता देता हूँ, एंगुलर नोड। बट एंगुलर नोड रियल में थोड़ा, देखो अगर आप सीबीएसई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लेनर और एंगुलर वर्ड चल जाएगा, बट अगर आप मेंस और एडवांस में जा रहे हो तो एंगुलर का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो अलग अलग प्लेन में चले जाते हैं, ठीक है। बट कुछ बुकों में लिखा भी होता है प्लेनर एंगुलर, बट अभी मैं सिर्फ प्लेनर वर्ड यूज कर रहा हूँ। प्लेनर नोड, एंगुलर का रियल मतलब अलग होता है थोड़ा। तो प्लेनर नोड, कितने प्लेनर नोड है यहाँ पर, 1। कितने हैं, 1, एक ही दिख रहा है, ठीक है। ये एक पूरा, चाहे मैं राइट की तरफ देखूं या लेफ्ट, इसमें राइट लेफ्ट नहीं है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3D में राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता। तो इसमें जो नोड है वो प्लेनर नोड कहलाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो 2p में कितने नोड, एक। पूछा जाए कौन सा, तो एक नोड आता है, वो होता है प्लेनर नोड। ये था 2p, जिसकी शेप हमने बनाई है px py pz। अब हम उसको उठा के यहाँ पे रखते जाओ, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तो ये कहलाएंगे px py और pz। 2p तो समझ आ गया। अब आता है सबसे मेन जो यहाँ पर है p में 3p और 4p। 3p समझ गए, फिर तो आगे का सब कुछ समझ जाओगे। इसको नोट करना, ड्रॉ करना। हम आते हैं 3p और 4p की शेप पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्या शेप है p की, डंबल शेप। ऑर्बिटल के नाम px py pz। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है और p x पे लाई कर रहा है, इसका y पे, उसका z पे। और इसको लोब्स भी बोलते हैं, ये भी लिख दूं मैं साथ के साथ, अगर कई बार अगर रिफ्रेशर या बुक्स पढ़ते हो तो लोब्स, लोब्स बोला जाता है इस पोर्शन को, यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब लोब्स। देखा होता है लोब्स ऑफ p ऑर्बिटल, लोब्स मतलब जो ये बना हुआ है, ठीक है, ये डंबल शेप का जो ये होता है, इसे लोब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोब्स। याद रखना, स्टेटमेंट कहीं भी मिलती है, पढ़ते हो लोब्स लोब्स, बार बार मिलेगा। तो अब 2p तो हो गया, अब आता है मेन 3p और 4p में कौन कौन से नोड्स हैं और कैसे दिखता है उनकी शेप्स। तो नेक्स्ट 3p एंड 4p। तो पहले अपन ड्रॉ करते हैं 3p। ये न्यूक्लियस, ठीक है, सही से देखना। p कहां से स्टार्ट होता है, 2 से होता है। 2p की शेप पड़ी थी अभी। तो 2p, ये है हमारी 2p की शेप। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या मतलब है, ये सब पीछे लेक्चर करा हुआ है, जिन्होंने नहीं करा वो जाके पीछे इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला लेक्चर देखो। तो ये किसकी शेप है, 2p, जो भी पीछे पढ़ के आए थे। 3p में होता क्या है अब देखना, ठीक है। 3p देखो, 3p में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और आ जाता है, मतलब इस लोब्स के ऊपर। यह है 3p की शेप, और एक सेम नीचे भी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो सही से बनाना है, ये वाला इससे टच नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं दो डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि अच्छा लगे। तो ये किसकी शेप है, 3p। अब इस 3p में कितने नोड्स हैं, तो सही से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये येलो वाला तो क्या है, न्यूक्लियस। नोड की बात करें तो एक नोड ये रहा, प्लेनर नोड। न्यूक्लियस की तरफ जाए तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल कम होती जा रही है, 0। तो इसको नोड बोलते हैं, और इस नोड का अभी नाम पढ़ा हमने प्लेनर नोड, प्लेनर नोड। दूसरा नोड कौन सा है, एक नोड ये दिख रहा, ठीक है। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये और ये अलग है। देखो वैसे तो ये ऊपर नीचे अलग है, बट ये एक ही लोब से बना है, मतलब एक ही ऑर्बिटल का है पूरा। ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही है ना, येलो वाला एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाता है, इसलिए एक ही कलर से लिखा है, इसलिए पूरा एक कहलाता है। और इसको बोलते क्या है, इसके जो ऊपर ये बना हुआ है स्फीयर है, इसलिए इसको स्फेरिकल नोड बोलते हैं, जो पीछे एस में पड़ा है, स्फेरिकल नोड। और रेडियल नोड भी क्या बोला जाता है, रेडियल नोड। कुछ बुकों में प्लेनर को मैं बता भी रहा हूँ, एंगुलर भी लिखा जाता है, वो नीट के सिलेबस तक। एडवांस में जाओगे तो आप देखोगे प्लेनर एंगुलर का अलग मतलब भी होता है, इसलिए मैं वो यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, प्लेनर नोड, जो अभी पढ़ा है प्लेनर नोड। और स्पेरिकल नोड देखो हमने एस में पढ़ा है, ये रहा स्पेरिकल नोड्स। 3p में दोनों नोड होते हैं, प्लेनर भी स्पेरिकल भी। कितने स्पेरिकल नोड है, 1। याद रखना, जो मैक्सिमम बच्चों से गलती होती है वो इसको और इसको अलग अलग मानते हैं। ये पूरा एक ही नोड माना जाता है, क्योंकि वो एक ही ऑर्बिटल से मिलके बना है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पूरा एक कहलाता है। तो ये पूरा एक नोड कहलाएगा, और ये एक, तो टोटल कितने हो गए, 2, एक प्लेनर और एक स्पेरिकल। तो टोटल नोड्स कितने हुए, टोटल नोड कितने हुए, 2, एक प्लेनर और एक स्पेरिकल। ठीक है, याद रखना ये किसकी शेप थी, ये थी हमारी 3p। अब 4p की आप खुद बना लोगे, ठीक है, मैं बना के भी दिखा देता हूँ, फिर 4p आगे नहीं बनाएंगे, 5p फिर तो समझ ही जाओगे। 4p की अगर शेप की बात करें, देखो इसी को कॉपी पेस्ट मारते वाले को, क्या बार बार बना है। ये हमारी शेप किसकी थी, ये थी 3p की, यस और नो। अभी अभी ड्रॉ करा, ये 3p की शेप है, इसको हटाते हैं यहाँ पे। 3p की तो ये शेप थी। 4p में एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो तो 4p की अगर मैं शेप की बात करूं, तो ये 4p की शेप्स, ठीक है, ये किसके है, 4p। और ये डॉट डॉट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो यहाँ पे थोड़ा डॉट डॉट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी। तो ये शेप्स होती है, ये शेप जो है हमारी किसकी है, ये 3p वो 4p। तो अब बताओ इसमें कितने नोड्स, तो आंसर सबको दिख रहा है यहाँ पर। देखो ये तो होता है न्यूक्लियस की तरफ प्लेनर नोड, प्लेनर नोड। और यहाँ पे 2 स्पेरिकल नोड है, एक ये रहा और एक ये पूरा एक लाएगा, और ऊपर वाला पूरा एक, क्योंकि वो पूरा एक ऑर्बिटल से मिलके बना है। तो टोटल स्पेरिकल नोड 2 हो गए। ये स्पेरिकल नोड कितने हो गए टोटल, 2, ठीक है। प्लेनर कितना था, 1। तो हाउ मेनी नोड्स इन 4p, तो आंसर है 3। तो टोटल नोड्स कितने, 3। तो ये होते हैं नोड्स का मतलब। ये रहा 3p का स्ट्रक्चर, वो रहा 4p। एग्जाम में पूछा जाए स्पेरिकल नोड कितने हैं 4p में, तो आप वो भी बता दोगे, प्लेनर कितने वो भी बता दोगे, स्पेरिकल को रेडियल भी बोलते हैं वो भी, और टोटल कितने वो भी। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि अभी हम आगे पढ़ेंगे इन सभी नोड्स को फॉर्मूले से भी कर लेंगे, क्योंकि हर बार इतने बड़े स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स से तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, एंट्रेंस में टाइम बचाना होता है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं नोड्स के लिए। तो फॉर्मूला भी आगे पढ़ेंगे, अभी डी की शेप देखते हैं, फिर एफ की देखते हैं, एफ की कैसी है,
फिर n+l रूल, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, फिर देखेंगे लास्ट में फिर क्या बोलते हैं फॉर्मुलेस, डायरेक्ट ट्रिक्स है। तो इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है रियल इलेक्ट्रॉन क्लाउड P और ये होती है डंबल शेप। ठीक है, क्या होती है ये डंबल शेप। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, D पर। तो ये P हमारा कंप्लीट हो गया, ये रहा P। तो आप ये पढ़ते हो बुक्स में और रियल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है डॉट डॉट करके। और ये 2P का था, इसको नोट कर लेना। और ये रहा 3P एंड 4P। अब आते हैं D का, 5P बनाओगे, चलो 5P आप खुद से ड्रॉ कर लो ना होमवर्क में अपनी नोटबुक में। तो 5P में क्या हो जाएगा, एक और लोब्स आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, 6P में फिर एक और बढ़ता जाएगा इस टाइप से। तो ये था 3P 4P। अब आते हैं D की शेप कैसी होती है, तो इसको नोट करें। नेक्स्ट आते हैं D। तो अब आता है D ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। D थर्ड आ रहा है D ऑर्बिटल। ठीक है, क्या आ रहा है D ऑर्बिटल। और D ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है वो हम देखते हैं। तो शेप की अगर मैं बात करूं तो उसको हम बोलते हैं डबल डंबल, डबल डंबल। वही डंबल शेप जैसी P की थी वैसे ही D की होगी, बट डबल होंगे उसमें। तो और D का जो डायग्राम होता है ऑर्बिटल का छोटा सा, वो ये होता है 5 बॉक्सेस, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। इनके भी नाम है, जैसे वहां पे Px Py Pz था, तो इनके नाम है, नाम देख लो। D तो अपना ही अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से 12th में पढ़ा भी होगा तो बच्चों ने। और dxy yz zx dx² - y² और dz², ये इनके नाम है। तो ये मैंने ऊपर इसलिए लिखा है, नीचे स्पेस नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो। dxy yz zx x² - y² z²। ये x y z यहाँ पे एक्सेस होते हैं, क्या होती है एक्सेस। तो D के 5, अब पांचों की शेप देख रहे हैं। यहाँ पे 3D शेप नहीं करेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो इतने सारे डंबल्स बन जाएंगे कि 3D में आप ड्रॉ नहीं कर सकते उसको जल्दी से। तो इसलिए इसकी नॉर्मल डायग्राम्स पढ़ेंगे हम, किसके D और F के नॉर्मल्स पढ़ेंगे। S और P के 3D पता होना चाहिए, वहीं से आप सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। तो अब आती है डबल डंबल शेप का मतलब क्या है, और ये क्या है dxy yz और zx, और इन सब में एक दूसरे में क्या डिफरेंस है। इसमें से कुछ पेयर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, T2G EG। तो पहला आ रहा है dxy, dxy। तो यहाँ पे देख लो, मैं एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। बाकी एक ये रहा, एक ये रहा, और कुछ, चलो एक और, चलो ठीक है, इतने बहुत है। देखो पहला है dxy, x एक्सिस y एक्सिस। याद करने की ट्रिक्स बोल लो या फिर कॉन्सेप्ट से समझो। आप ये याद रखना, x y yz और zx तीनों को ड्रॉ कर रहे हैं 1 by 1। एक्स वाई का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो लोब्स है, जो अभी हम पीछे बढ़ के आए P में भी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इन बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई के लाई करते हैं। दोबारा सुनना, जो लोब्स बनेगा, लोब्स मतलब वही डंबल शेप, वो एक्स वाई का मतलब होता है एक लोब एक्स के बीच में और दूसरा वाई के बीच में। और ये क्या है, ये वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो पीछे हम P के लिए बढ़ के आ रहे हैं। ये D की शेप है। याद करने का तरीका याद रखना, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में तीनों के लिए ट्रिक है याद करने की, कि एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स के बीच में और वाई के बीच में बना दो। वाई जेड का मतलब क्या है, डी वाई जेड, ठीक है, वाई जेड। एक्सिस कोई भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, अभी बताया भी पीछे, क्योंकि एक्सिस का मतलब होता है सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 3D में, तो कोई भी एक्सिस किसी को भी लिख लो, मर्जी आपकी। तो वाई जेड का मतलब वाई के बीच में, इन बिटवीन वाई एक्सिस एंड इन बिटवीन जेड एक्सिस, और जेड एक्स का मतलब इन बिटवीन जेड एक्सिस और इन बिटवीन एक्स एक्सिस। इन तीनों में डिफरेंस है, याद रखना, एक्सिस अलग अलग है। अगर आप सामने विजुअल अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे अपने सामने, तो एक्स वाई जेड, तो कोई ऐसे जा रहा है लोब्स, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इस साइड से जा रहा है, ठीक है। 3D में एक्स और वाई के बीच में, ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में, ये जेड और एक्स के बीच में, तीनों में फर्क है। देखने में एक जैसा लग रहा है, बट सामने ऑब्जर्व करोगे 3D में तो ये सारे के सारे क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। तो
क्या है यहाँ पे x और y के बीच में, वो y और z के बीच में, वो z और x के बीच में। याद करने का तरीका क्या होता है इन तीनों में dxy, yz और zx। आप एक्सिस बनाते जाओ, इन बिटवीन ड्रॉ करते जाओ, इनके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। इन तीनों में देखो कॉमन है भी क्या, वो स्टेटमेंट में लिख दूं। इनके जो लॉब्स है, मैंने बताया था ना लॉब्स वर्ड यूज करेंगे, lobes lying in between the axis, in between the axis। इन तीनों के जो लॉब्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। ये ट्रिक भी है या कॉन्सेप्ट बोल लो, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये लॉब्स वही है, डॉट डॉट करके बने हैं, ठीक है, याद रखना। तो डी का इसलिए भी नहीं बनाते हैं आगे, जैसे डी 3D से स्टार्ट होता है, फिर 4D 5D, क्योंकि पहले ही 4 लॉब्स है, उसके ऊपर फिर 4 और बनाओगे, वो भी एक्सिस आगे पीछे, तो प्रैक्टिकली एक तरह से सामने हम ड्रॉ नहीं कर पाते इतने सारे। तो इसलिए एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता, सिर्फ यही शेप पूछी जाएगी डी की, नॉर्मल 5D 6D उनकी शेप्स ऐसे कभी भी नहीं पूछी जाती किसी भी एग्जाम में। तो ये लॉब्स लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस आप कहीं पे भी रख सकते हो, याद रखना। अगर आप सोच रहे हो मैं राइट वाले को एक्स मानूं, ऊपर वाले को वाई, तो ये डायग्राम बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। तो याद रखना एक्सिस पता होना चाहिए, कोई भी एक्सिस कहीं पे भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस लाई करेंगे इन तीनों के लॉब्स, और लॉब्स ये होते हैं, ठीक है। और जिनके लॉब्स इन बिटवीन द एक्सिस लाई करें, उस पेयर का अपना एक नाम होता है, उसको बोलते हैं T2G, T2G, जो कि हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। किसमें, कोऑर्डिनेशन, T2G। T2G की फुल फॉर्म क्या है, क्या मतलब है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, स्पेस भी नहीं है। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। मैंने जो ये वर्ड बोला है इसका मतलब क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल, ये देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। पहले उनको ड्रॉ कर लेते हैं और उस पेयर को क्या बोलते हैं वो भी देखते हैं, क्या है वो सेम पेयर है, नहीं। तो अगले जो दो डी के, ठीक है, अभी T2G की फुल फॉर्म पढ़ेंगे। यह है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। स्क्वायर वाला अगर आपको बनानी है एक्स और वाई है और इसमें जेड है, तो कोई भी देखो जेड आप चाहो तो कोई से भी जेड एक्सिस ले सकते हो। अगर आपको अलग से भी ड्रॉ करनी है तो वो अलग से भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है। अलग से कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा बस बनाने में, ठीक है। एक्स वाई जेड। स्क्वायर वाले क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। स्क्वायर वाले जो होते हैं वो अलोंग द एक्सिस, याद रखना। स्क्वायर वाले डी एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का मतलब है एक लोग एक्स पे आएगा अलोंग द एक्सिस और एक वाई पे। इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये इन बिटवीन एक्सिस थे, वो अलोंग द एक्सिस पर और ये एक्सिस के बीच में, ये जो तीन होते हैं। और स्क्वायर वाले एक्सिस पर, इसलिए मैंने वो थोड़ा अलग से भी लिख दिया, बस इसीलिए। मर्जी और नीचे भी लिख सकते हो। जेड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो देखो ऐसे बनता है, जेड पे भी ला रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो रिंग है वो ऐसे बनती है, जैसे सैटर्न प्लैनेट नहीं है उसके चारों तरफ एक रिंग बनती है, तो उसमें ऐसे एक रिंग भी फॉर्म्ड होती है। तो ये है डी जेड स्क्वायर की शेप, डी जेड स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, इनके बारे में लिखना भी अभी, ठीक है। ये डी जेड स्क्वायर की शेप, डी जेड स्क्वायर का एक डायग्राम और देख लो, ये भी मिल जाता है, और करके लिख लेते हैं, और करके, ठीक है, नीचे लिखते हैं, स्पेस नहीं, और करके डी जेड स्क्वायर का। इसको ऐसे भी बनाते हैं हम, देखो ये एक्स था, ये वाई लिखी थी हमने ऊपर, ये जेड। तो लॉब्स कहां पे लाई कर रहे हैं, लॉब्स किस पे, जेड पे, डी जेड स्क्वायर की कोई शेप बना रहे हैं। और एक छोटा सा लॉब अंदर भी बनता है, ऐसे दिख रहा होगा, ये छोटा सा लॉब्स मैंने अंदर भी ड्रॉ कर रहा है ऐसे, ठीक है। उसको अलग कलर से बना दूं ताकि दिख जाए वीडियो में, ठीक है। आप चाहो ऐसे बना सकते हो या ऐसे, जनरली बुक में ये वाला मिलता है, ये वाला नहीं मिलता, तो आप वो बना सकते हो, मर्जी आपकी। ऐसे भी मिलता है, उसका भी सेम मतलब है। तो यहाँ पे देखना इन दोनों में क्या कॉमन है कि इनके जो लॉब्स है एक्सिस पे लाई करते हैं। तो याद करने का ये तरीका है, जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होते हैं उनके लॉब्स इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो जो आपको सही लगे। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाले अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पर लाई करते हैं। और जिनके लॉब्स, ठीक है, ये एक, ये दो थे, ठीक है, ये टोटल दो है, वो और करके लिखा है उसका स्ट्रक्चर। तो लॉब्स लाइंग along the axis, इनमें क्या आता है, lobes lying in between the axis, और उसमें क्या कॉमन है,
लोब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस, और ऐसे पेयर को बोलते ईजी। ईजी, ठीक है, ये ईजी एग्जांपल वाला ईजी नहीं, ईजी बोलते इसे, तो ऐसे लिख लो ईजी। ईजी का मतलब क्या है? डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब ये होता है क्या, जो मैंने यहाँ पे बोला था T2G और EG, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है। तो ये डी की शेप ये होती है डबल डम्बल, जो ऊपर लिखा है dx5 yz zx x² - y² dz²। इन तीनों में क्या कॉमन है? इनके लोब्स क्या इन बिटवीन द एक्सिस। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक में काम आने वाला है। डी ब्लॉक जो चैप्टर है वो आगे, उसमें एक टॉपिक है डी ट्रांजिशन, वो इसी की वजह से आता है। स्प्लिटिंग आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, वो भी आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम दे देंगे अभी। तो यहाँ पे क्या है? लोब्स लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, और उन दोनों में क्या कॉमन है? लोब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेयर को T2G बोलते हैं, उसको EG। T2G और EG का मतलब क्या है वो अभी हम देखते हैं, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ज्यादातर स्क्वायर वाले पूछे जाते हैं, किसमें? जो आप अगर आप स्कूल्स वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें वो पूछे जाते हैं, और एंट्रेंस में तो ज्यादातर नोट्स पूछे जाते हैं जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं। तो अब देखते हैं क्या EG और T2G की फुल फॉर्म क्या है और क्या मतलब है, इसको नोट करना। तो यहाँ पे बड़ा आया था T2G, ठीक है, जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस, वो 3 पेयर थे, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कोऑर्डिनेशन चैप्टर और डी ब्लॉक में भी काम आती है। तो T2G की मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट। ट्रिपली डीजेनरेट का मतलब क्या है? ट्रिपली का मतलब 3 पेयर्स, ट्रिपली का मतलब 3 पेयर। डीजेनरेट का मतलब ये भी देख लेते हैं, तो डीजेनरेट का मतलब देख लो, यहाँ लिख लेते हैं नोट करके। एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, 1 नंबर में डेफिनेशन, व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते क्या है? तो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किन्हें बोलते हैं? जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो। तो डेफिनेशन अगर देखा है तो ये है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी इज नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब आते हैं इस वर्ड पर, ट्रिपली का मतलब ये रहे 3 जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे थे, इन 3 के पेयर को T2G बोलते हैं। देखो T2G की फुल फॉर्म होती है ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। ट्रिपली का मतलब 3 पेयर, डीजेनरेट का मतलब होता है जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो। इसका मतलब क्या हो? इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसलिए इसको बोला है T2G, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। स्कूल के वाइवा में कई बार पूछ लेते हैं, 12th में जब वाइवा होता है डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक से, तो पूछ सकते हैं बताओ T2G और EG की फुल फॉर्म क्या है। मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता। T2G की फुल फॉर्म है ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। फिर पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट, तो आप बताओगे ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। यहाँ पे 3 की एनर्जी सेम है जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। और EG का मतलब है होता है यहाँ पे डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बचे हुए 2 उनकी एनर्जी क्या है? सेम, इसको बोलते हैं डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं dx² - y² और dz²। और ये 3 वाले कौन से थे? dxy, dyz और dzx। ठीक है, तो इनको बोलते हैं T2G, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अलोंग दी इन बिटवीन द एक्सिस वाले, और अलोंग दी एक्सिस वाले को बोलते हैं EG। क्या बोलते हैं? EG, डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। इन दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है ऑर्बिटल्स की, इसलिए 2 की मतलब डबली और डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स। तो उनकी एनर्जी सेम और इनकी एनर्जी सेम। तो याद रखना, पहले तो ये शेप अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट वापस आते हैं। तो डीजेनरेट का मतलब पता चल गया, T2G EG क्या है। अब D की अलग अलग एनर्जी है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, जो कि
कोऑर्डिनेशन में कराया जाएगा, वैसे भी कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाऊंगा वहां पे कि T2G EG क्या होता है एक्चुअली में, क्या डिफरेंस है, सब कुछ। ये d ऑर्बिटल था, dxy dyz dzx dx² माइनस y² dz²। हम यहाँ पे पढ़ रहे कि ये अव्वा प्रिंसिपल ने दिया था 3D 4D ऐसे सीरीज आ रही थी ना 1s 2s 2p, तो d भी दो एनर्जी को d के सिंपल सा बोला जाए, जो d ऑर्बिटल है उसकी भी एनर्जी अलग अलग होती है, अलग अलग इनकी एनर्जी अलग है, उसकी एनर्जी अलग है। तो मतलब ये दो में स्प्लिट कर रहा है, दो में क्या कर रहा है, टूट रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो लिख देते हैं सिंपल सा 3D, पर रियल में 3D है xy 3D yz 3D zx 3D x² माइनस y², 3D z², सबकी एनर्जी क्या क्या है, अलग है, इसलिए दो में स्प्लिट कर जाता है, एक T2G वाले पेयर में और एक EG पेयर में, जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। T2G वाले कौन से होते हैं, वो है, और EG वाले ये है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, चलो इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले। एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी क्या, कि EG ऊपर हो, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरत हो ना T2G ऊपर जाओ, EG ऊपर हो, ये EG वाला पेयर और ये T2G। इस देखो d ऑर्बिटल जो होता है इसीलिए दो में टूटता है, क्यों? क्योंकि उनकी अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी है तो एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो कम एनर्जी वाला अलग रखना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी वाला अलग, इसलिए d दो में स्प्लिट कर जाता है, और इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग, जो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्प्लिटिंग, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक बार T2G ऊपर जा सकता है और एक बार क्या पता EG की एनर्जी ज्यादा हो, और इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप, जिसको स्टैंडर्ड टर्म में बोला जाता है ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन। ठीक है, इस गैप को, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब हायर में नहीं बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, इससे ज्यादा क्या हायर। ठीक है, किस में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें शेप्स के बारे में पढ़ना था, तो बेसिक इंट्रो हमने कर लिया, इसी को DD ट्रांजिशन बोलते हैं, और D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसी टर्म्स की वजह से हम देखेंगे आगे। तो उसकी गैप को भी एनर्जी गैप, उसी की वजह से जो D ब्लॉक एलिमेंट है वो कलर वगैरह शो करता है, वो सब चीजें कोऑर्डिनेशन चैप्टर में करने वाले हो D ब्लॉक में। तो याद रखना D की शेप xy yz zx x² माइनस y² dz², डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, क्या शेप है। इसमें नोट्स के बारे में डायरेक्ट फॉर्मूले से देखेंगे, क्योंकि इसकी शेप्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि 3D हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, मतलब 3D के बाद 4D 5D। क्यों? क्योंकि देखो पहले से ही 4 लॉब्स हैं, इसके ऊपर फिर 4 और, फिर उसके ऊपर 4 और, तो जो कि एक तरह से टिपिकली होती है। तो इसमें इतना ही पूछा जाएगा, इसको नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट, किस पे पहले आते हैं, चलो F पर, इसको नोट करना F। अब F की शेप क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट था बहुत। तो ये देखो, ये हमारे पास आ रही है F ऑर्बिटल्स की शेप। तो F की शेप्स कौन सी होती है, F की शेप के बारे में अगर पहले पढ़ें तो देख लेते हैं, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। फोर्थ, F ऑर्बिटल्स शेप की बात करें, अब लिखा होता है कुछ बुक में नो शेप या कॉम्प्लेक्स शेप, तो हम कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि बनानी नहीं होती कभी भी, ठीक है, कभी नहीं बनवाई जाती, कभी भी आप स्कूल लेवल तक तो कभी नहीं, एंट्रेंस में भी कभी नहीं आती। तो कॉम्प्लेक्स शेप बोल लो या नो शेप बोल लो, क्यों? क्योंकि शेप इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और काफी डिफरेंट, जो ड्रॉ ही नहीं करनी होती। हाँ, बट इतना तो पता होना चाहिए, F ऑर्बिटल है 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गए 7। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, कम से कम नाम तो याद होने चाहिए, x² माइनस y², ठीक है, मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ, स्पेस नहीं है। दूसरा होता है F y x² माइनस y², F z x² माइनस y²। अगला होता है फोर्थ, नीचे लिख लेते हैं, F x y z, F z क्यूब, F x z², F y z²। तो ये 7 जो ये ऑर्बिटल्स है, इनके नाम से, जैसे वहां पे px py pz था,
डी में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसमें नाम है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स एक्स स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर। मैथमेटिकली जो प्रूफ मतलब कैलकुलेट करके ये सारी शेप्स बनी हुई है जो हम पीछे कर रहे हैं ग्राफिकली। तो इसकी भी कुछ शेप्स है, शेप्स कभी नहीं पूछेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये कम से कम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एफ का नहीं है कौन सा है। तो देखते हैं इनकी शेप्स कैसी होती है, ड्रॉ नहीं करनी होती बट यहाँ पे देख लो इन सबकी शेप्स, इसको नोट करना, शेप्स आ रही है इनकी। तो ये थी वो शेप जो अभी हमने दिखाई थी। तो एफ ऑर्बिटल्स की शेप देखो, ये रहा एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसकी शेप है। अब कॉपी में कैसे ड्रॉ करोगे इसको, बन भी नहीं पाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 लोब्स, इतना स्पेस ही नहीं है, सब होच पोच हो जाएगा और सब एक जैसा ही लगेगा उसमें, तो इसलिए ड्रॉ नहीं करते, कॉम्प्लेक्स शेप बोलते हैं उसे। एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप ये रही, बीच में खाली स्पेस दिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ये रही, एक्स वाई जेड की वो रही शेप, और एफ जेड क्यूब बिल्कुल यूनिक शेप है, दो बीच में सर्कल, लोब्स मतलब लोब्स नहीं बोल सकते, हाँ दो सर्कल्स आ रहे हैं रिंग टाइप इसमें, एक्स जेड स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर की शेप्स ये रही। तो ये शेप होती है किसकी, एफ ऑर्बिटल्स की। तो ये एफ ऑर्बिटल की शेप आप चाहो तो ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लेना, वैसे कभी पूछी नहीं गई है, नहीं पूछी जाती है, तो देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको ड्रॉ करना है वो कर सकता है, मर्जी है। तो हाँ, बट इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये याद रखना। एक चीज और बता दो यहाँ पर, आप अगर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में देखोगे, जैसे कि हमने लिखा है एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ बुक में ऐसे लिखा होता है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिखा होता है एफ वाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 3 का मतलब देखो, वो कोऑर्डिनेट्स जो लिखे हुए हैं ये तो आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेंगे, बट सबका मतलब एक ही है, कैलकुलेट करके करोगे मैथमेटिकली सबका मतलब एक ही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबकी में सेम ही बनेगा। कोऑर्डिनेट्स आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना कि यहाँ पे गलत पढ़ रहे हो या उधर गलत लिखा है, सबका मतलब सेम है, नाम अलग अलग मिलता है एफ में, इसलिए भी एफ को नहीं बढ़ाया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लिख लेना। तो ये थे हमारे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, एस का स्फीयर, पी डंबल थी, डी डबल डंबल और एफ की कॉम्प्लेक्स शेप है। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, कई बुक में यहाँ 3 लिखा होता है, यहाँ पे भी 3, मतलब सेम है, क्योंकि कैलकुलेट करोगे तो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो वेव फंक्शन बनेगा वो बिल्कुल सेम आएगा मैथमेटिकली, याद रखना, ठीक है। तो ये मैं सोचना यहाँ पे गलत है या उस बुक में गलत है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखे होते हैं इसके। तो ये थे एफ ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी हो गया, बट एक टॉपिक अभी हमारा बच रहा है आज का, n+l रूल, वो भी यहाँ पे कवर कर लेते, तो इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, n+l रूल। तो अच्छी शेप है, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, और ये थी हमारी डी की शेप, ठीक है। आपकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इसलिए बनाती नहीं है, 7 बनाने, सोचो 4 तो ये 5 6 7, जो कि सब एक जैसे ही लगेगी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो, इसलिए ड्रॉ नहीं करते। तो और साथ ही साथ वो फॉर्मूला भी बचा है कि नोट्स का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट, तो इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट। अब आते हैं n+l रूल पे। तो n+l रूल जो कि बीच बीच में काम भी आएगा और बहुत जगह यूज होता है, n+l रूल। तो n+l रूल हमें बताता है ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में। क्या बोलता है रूल कि n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा। ये सब चीजें काम आती है जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा, जैसे किसी आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कि इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा और किसमें जाएगा, ये सब चीजें n+l रूल बताता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो जाता है एनर्जी के आते हुए एग्जाम में। तो n+l रूल क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, ग्रेटर बोल लो या हायर द वैल्यू, हायर द वैल्यू ऑफ n+l, high is the energy of orbital, higher the energy of orbital। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि जितनी ज्यादा क्या होगा n+l की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी एनर्जी। सेकंड देखो, सेकंड रूल इसका ये बोलता है, देखो अब हम लिखते हैं इफ वैल्यू ऑफ n+l, वैल्यू ऑफ n+l is same, then orbitals have high energy, having
higher energy which have large value of, या बोल सकते हो हाँ large value of प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मतलब क्या है इसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एग्जांपल लेते हैं और एक एक करके करते हैं। ये एनर्जी वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे देखो। तो पहला स्टेटमेंट बोल रही है क्या, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल हायर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अगर n प्लस एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ज्यादा। कहने का मतलब है, सब एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल देख लो, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 4s 4p 4d एंड 4f। दिख रहा है 4s 4p 4d एंड 4f। n और l, ये n होता है जो आगे होता है 4 4 4 4। तो कोई पूछे बताओ इन सब में से किसकी एनर्जी ज्यादा। n की वैल्यू सबकी क्या है 4, l की वैल्यू क्या क्या होती है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, पढ़ के आ रखे, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो बताओ n प्लस l कितना है, n प्लस l 4 0 4 4 और 1 5 4 और 2 6 और ये 7। तो 4s की n प्लस l की वैल्यू है 4, 4p की 5 है, 4d की 6 है और 4f का 7। तो पहला रूल बोलता है अगर जितनी ज्यादा n प्लस l की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उस ऑर्बिटल की एनर्जी। तो बताओ इनका अगर ऑर्डर पूछा जाए इन सबका, तो 4s 4p 4d एंड 4f ऐसे एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं, किसकी एनर्जी ज्यादा। ये कैसे पता चल गया, n प्लस l रूल से, n प्लस l रूल से। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कोई भी रैंडमली उठा लो और क्वेश्चन करो, n प्लस l की वैल्यू निकालो। सेकंड स्टेटमेंट का क्या रोल है और क्या मतलब है उसका, अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए, लिखा भी है इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस l इज सेम। ठीक है, समझने के लिए लिखा हुआ है इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस l इज सेम। अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए देन ऑर्बिटल्स हैविंग हायर एनर्जी व्हिच हैव लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा, हाई होगा। कहने का मतलब है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। देखो एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल। तो यहाँ पे कर रहे हम 4f, ये ले लेता हम 4f 5d 6s एंड 6p 6p एंड 7s। कोई पूछे बताओ इन सब में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे तो हमने देख लिया था, अब अलग है वहां पे 4f 5d 6p एंड 7s। तो कैसे करना है, n प्लस l रूल से पहले लिख रहे हैं n और l। n कितना है, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कितना है 4 5 6 एंड 7। l कितना है, f के लिए l की वैल्यू 3 होता है, क्वांटम नंबर में हम पढ़ के आ चुके, पीछे जाके देख भी सकते हो, नहीं भी पता तो मैं बोल रहा हूँ। f के लिए कितना होता है 3, d के लिए कितना होता है 2, p के लिए कितना होता है 1 और s के लिए कितना होता है 0। यहाँ लिख भी दो, ठीक है, s p d f 0 1 2 3 ये l की वैल्यू होती है, नहीं भी पता तो यहाँ पे देख लेना। तो बताओ n प्लस l की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो n प्लस l की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 7 और 0 7। सबकी क्या सेम आ रही है, क्या लिखोगे, क्या सबकी सेम एनर्जी है, नहीं। तो सेकंड रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। सेकंड रूल क्या बोलता है, इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस l इज सेम, अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए उस केस में देखो लिखा है देन ऑर्बिटल्स हैविंग हाई एनर्जी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा, हैव लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर ऑर्बिटल्स की n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो उस केस में उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा। तो बताओ 4f 5d 6s और 7 6s था 6p था सॉरी 6p और 7s में से किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा, ये होता है आगे वाली वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो किसका बड़ा है 7s 6 5। तो ये ऑर्डर है। तो n प्लस रूल हमें क्या बता रहा है, ऐसे ही दो केसेस मिल सकते हैं, या तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी जो नॉर्मल n प्लस l फाइंड आउट करो और एनर्जी बताओ। अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो उस केस में क्या देखना है आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये n देखना है, जिसका बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये होता है n प्लस l रूल।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना, इससे क्वेश्चंस आते हैं आगे, कॉन्फ़िगरेशन में भी काम आएगा, हेल्प करेगा बहुत जगह बहुत से टॉपिक्स में, और एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ऑर्डर वाले, तो वो इसी से होते हैं, इसको नोट करना। तो ये लेक्चर तो वैसे आज के टॉपिक हमारे यही थे, शेप्स और n+l रूल, और मैंने बोला भी था वो जो नोट्स वाले उसकी ट्रिक है डायरेक्ट फॉर्मूले की, वो अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। तो इसको करें नोट। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप ट्रिक बोल लो या फॉर्मूला बोल लो, मर्जी है, नोट करके लिख रहे हैं। डी और एफ में हमने नोट्स नहीं पढ़े हैं, हमने सिर्फ एस और पी की 3D शेप और नोट्स पढ़ी थी। अब उनके लिए फॉर्मूले देख लो। तो नंबर ऑफ, ट्रिक बोल लो, मर्जी है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोट्स या फिर रेडियल नोट्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-l-1। ठीक है, n और l की वैल्यू आप पुट करो और 1 में से माइनस कर दो, ऐसे वो आपके कितने आ जाएंगे, कौन सा, स्फेरिकल और रेडियल नोड। दूसरा देख लो, नंबर ऑफ प्लेनर नोड, वो होता है l के बराबर। किसी के भी प्लेनर नोड निकाल ले, उसकी l की वैल्यू पुट कर दो, उतने ही प्लेनर नोड। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर आपको निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है n-1। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किसके लिए, जो हम पीछे पढ़ के आए थे। हमने देखा था 2p 3p इस टाइप के, देख लो वापस, ये रहा, ये देखो, ये रहा 3p का स्ट्रक्चर, जब हम पढ़ के आए थे वो 4p। 3p में एक स्फेरिकल नोड था और एक प्लेनर, वहां पे 2 स्फेरिकल और एक प्लेनर, यहाँ पे टोटल 2 थे, वहां पे टोटल 3। फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि 3p में क्या एक आ रहे हैं, चलो देखते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, तो 3p में एग्जांपल लेते हैं 3p, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये होता है n 3, और p के लिए, p मेंशन करा गया है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बताओ नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, तो स्फेरिकल नोड निकालू मैं, तो स्फेरिकल नोड फॉर्मूला n-l-1। n कितना है 3 माइनस l कितना है 1 माइनस 1, तो 1, बिल्कुल सही। एक स्फेरिकल नोड था किसमें, 3p में, देख लो ये रहा एक स्फेरिकल नोड किसमें, 3p में। प्लेनर नोड के भी फॉर्मूला पुट करते हैं और देखते हैं कि कितने आ रहे हैं प्लेनर नोड। तो प्लेनर नोड तो l, प्लेनर अगर नोड की बात करूं तो किसके बराबर होता है l के, और l कितना है यहाँ पे 1, हाँ एक प्लेनर नोड। टोटल नोड कितने होते हैं 2, तो 1 और 1 2, और फॉर्मूले में भी पुट करें टोटल नोड, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 3 माइनस 1 2 आ गया। तो आप इससे 3dp हो या 3d हो 4f हो या कुछ भी हो, कोई भी ऑर्बिटल, उसके सबके नोट्स यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको शेप्स वगैरह वहाँ पे नहीं ध्यान देना, वहां से अगर आपको नहीं पढ़ना नोट्स डायरेक्ट करना है एग्जाम के लिए, तो ये फॉर्मूले कर लेना। आपसे चाहे 8s पूछा जाए या 7p पूछा जाए या 6d पूछा जाए या 5f, आप किसी के भी नोट्स निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, और ये n+l रूल को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शेप वगैरह तो हमने देख लिया, ठीक है, इसका भी नोट कर लेना, ये फॉर्मूला ट्रिक में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, काम आता है। तो आज हमने क्या देखा, शेप्स पढ़ी है सारी, और साथ ही साथ n+l रूल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और ये नोट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम इस चैप्टर की कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन भी हम सारी एक साथ नहीं करेंगे, पहले लेक्चर में हम 20 तक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे और जनरल फॉर्मूलाज देखेंगे, और जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें कोशिश करेंगे 20 से 30 और कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कॉपर क्रोमियम, वो सब कवर करेंगे रीजन के साथ। और जो थर्ड फोर्थ हो जाएगा उसमें देखेंगे एस और पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे ट्रिक से, और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल का बेसिक इंट्रोडक्शन। और बाकी जो डी और एफ ब्लॉक है वो डी और एफ चैप्टर जो करेंगे उसी में करेंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे नोट करें।